तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले अमन सिंह हैं, इनकी 9th रैंक आई है। और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। ये मुझे एक बात याद है, एक्साइज ऑफिसर में वो एजुकेशन शब्द निकला मुँह से, कि डिप्टी कलेक्टर कई सारे होते हैं लेकिन एक्साइज ऑफिसर एक होता है ज़िले में। ये आपको पता है? देयर इज़ ओनली वन एक्साइज ऑफिसर। लेकिन ये बहुत पावरफुल पोस्ट है ना। और एओ, डीईओ, ये जो पोस्ट हैं इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के इस पर 82 रैंक से ये अंकित सिलेक्ट हुए हैं और ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑन द फील्ड। ठीक। और हमारे साथ एक तीसरी सदस्य भी हैं जो आएंगी। तो एज यू कैन सी दैट द पीपल फ्रॉम दैट साइड आर कमिंग टू दिस साइड। अंकित तो हमारे साथ हमारी पुरानी बिल्डिंग में था, अमन आपके साथ इसी बिल्डिंग में, इसी बैच में, इसी जगह पर इन्होंने क्लास की है। पर दिक्कत क्या होती है कि अगल बगल जब बैठते हैं तो हम याद नहीं रखते हैं। अब इसको हमेशा याद रखोगे आप लोग, है ना। जब वहाँ आपके बीच में कहीं बैठा रहता होगा तो अब इतना ध्यान नहीं जाता, है ना। तो ही इज़ द वन ऑफ यू। ये सारे लोग जो हैं और वहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं, हालांकि इनका भी अपना एक सफ़र है, जर्नी है ना। और तीसरी फोटो भी आपको दिख रही होगी। नाउ देयर आर पीपल हु से कि यार 80+ में तो ये वाला आया है, तो गर्ल्स के लिए एंटी का क्राइटेरिया अलग है ना। आप लोग खुश हो जाओ, इस रैंक पे बॉयज़ एंटी नहीं है लेकिन गर्ल्स अटेंड एंटी पोस्ट। तो इनकी 86 रैंक है, नायब तहसीलदार बनी है ये, ठीक है। एंड नायब तहसीलदार इज़ अ पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज, पावर, है ना। आ जाओ बेटा। तो अब मैं क्या बात करूं, आप लोग इनसे बात कीजिए एक एक करके। पहले आप अपनी जर्नी आपको बता दें और उसके बाद फिर हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बैठिए, आइए। तो इन लोग जो सवाल पूछेंगे, कल हमने लगभग 1 घंटा चर्चा की थी और अपने अपने तरीके से। आज ना सबसे पहला सवाल बदल देते हैं, है ना। जैसे मीडिया वाले पूछते हैं ना, आपको कैसा लग रहा है, इसको पहला सवाल बनाते हैं, है ना। क्योंकि ये एक्सप्रेस करना भी तो ज़रूरी है दैट हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट सिलेक्टेड। तो पहले बताओ। काफ़ी डिफरेंट हो जाता है वहाँ से यहाँ आना। मतलब सेम मेरा ये बैच ही चल रहा था। मॉर्निंग में पहले मैं था, फिर इवनिंग में शिफ्ट किया था। अभी दिसंबर तक है मेरा यही बैच है, बट अभी हो गया है इसमें, तो काफ़ी डिफरेंट ही फील होता है अभी। मतलब सब चीज़ एकदम चेंज ही हो जाता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट टाइम जब कोई आए थे तो मैं भी वहीं से सुन रहा था। सब कोई भी आ सकता है, बस थोड़ा आपको डेडिकेशन रहना है। थैंक यू। ये सिंप्लिसिटी है कि उसने बोल दिया दिसंबर तक बैच था, लेकिन अब क्या करूँगा, अब तो हो गया। अब तो दिसंबर, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग कह रहे हैं ना कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो उसका भी बचा हुआ था लगभग मेंस के पहले। बट दोज हु वांट टू डू वो थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंतज़ार नहीं करते। आप बताओ बेटा। जैसा कि हम लोग सुनते ही हैं कि सिविल सेवा एक सामाजिक प्रतिष्ठा का पद है, तो वो अब फील होता है सर, मतलब सेलेक्ट होने के बाद सर मतलब चेंज आती है। जैसे कि 5 दिन पहले रिजल्ट आया, तो उसके पहले जो लोग थे उनका नज़रिया अलग था, और अभी सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मिल रहा है। आप बताओ। हेलो। हाँ, मतलब अच्छा तो काफ़ी लगता है जब हम लोग उस साइड बैठे रहते हैं और हमारा हमेशा से रहता है कि हम भी कभी वहाँ पर पहुँचे, तो वो मुझे आज मेरा ये सपना सच हुआ है। और इसके अलावा ये जो पोस्ट के बारे में हम देखते हैं कि समाज में एक रिस्पेक्ट है, तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कैसे सोसाइटी का जो नज़रिया है वो आपके प्रति चेंज हो गया है, और बाकी घर वालों का रिएक्शन देख के भी जो इंटरनल जो हैप्पीनेस है वो मिलती है। थैंक यू। तो आप लोग अपने प्रश्न बनाना शुरू कर दीजिए, तब तक ये लोग अपनी जर्नी शॉर्ट में आपको बताएंगे।
मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था देहरादून से। फिर कैंपस भी हुआ था मेरा मानेसर में। कोचिंग मैंने 2021 में मैंने जॉब छोड़ दिया था। मैं सेंट्रल का तैयारी कर रहा था यूपीएससी का। 2021 अक्टूबर का उस समय अटैम्प्ट था कोविड की वजह से, तो मैंने वो अटैम्प्ट दिया था बट उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर मैंने 1-2 महीना प्रिपेयर करके क्योंकि उस समय पोस्ट आई थी, इस समय सीजीपीएससी की भी उस समय नोटिफिकेशन आती है, तो मैंने 1-2 महीने में प्रिपेयर करके वो दिया था बट मेरा प्री नहीं हुआ था क्वालिफाई उस समय। फिर मैंने यहाँ पे बिलासपुर आके यहाँ दलिया ज्वाइन किया था। जुलाई से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। यहाँ मैंने कंटिन्यूस अभी किया। फिर प्री का मेनली ज़्यादा फोकस होना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ पे भी काफ़ी फोकस होना चाहिए स्टडी के साथ, क्योंकि उसी के थ्रू जैसे सेक्शन वाइज जब होता था तो मैंने प्रिपेयर किया था हर सेक्शन में, मेडिवल का, एंशिएंट का, लास्ट टाइम जो टेस्ट सीरीज़ हुआ था तो उस पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सारा कंपाइल होते जा रहा है तो काफ़ी पाइलअप हो जाएगा, बच जाएगा बहुत सारा चीज़, क्योंकि लास्ट में आपके दिसंबर जनवरी में करंट अफेयर काफ़ी पोर्शन होता है, बहुत सारा कवर करना पड़ता है। प्लस आपको फिर मेंस के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन किया था यहाँ पर। टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी पता चल जाता है कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है। मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैं फोकस करता था कि थोड़ा डायग्राम बन जाए या जैसा भी हो जाए, क्योंकि पहले जब मैं डायग्राम ही बनाया था, या याद है मेरे को अभी टेस्ट सीरीज़ में मेंस के बाद, तो मैंने ऐसे ट्रायंगल ऐसा बनाया था और ऐसा नॉर्थ ईस्ट का बनाया था, तो उसमें बहुत डिसरिस्पेक्ट ऐसा सर कमेंट आया था, तो मैंने फिर वो सब आप टेस्ट सीरीज़ से ही सीखते हो सब बहुत सारी चीज़, तो फ़ायदा होता है मेंस टेस्ट सीरीज़ का भी। तो वो दिया था, फिर हुआ, फिर सिलेक्शन बहुत कम टाइम इस बार मिला था, फिर इंटरव्यू का भी 7-6 दिन में ही। फिर ऐसा रहता है कि नया हॉबी नहीं बनाए रहते हैं। मेरा भी ऐसा कुछ सच ज़्यादा हॉबी ऐसा था नहीं। मैं स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से था, जब मैं यहाँ डीपीएस बिलासपुर में था या रिसाली में था, तो भी हॉबी आप खेलते हो बट इतना उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो मैंने देखा था कि बैडमिंटन फेडरेशन उस समय हो रहा था 21 से 27 अगस्त, मेरे को नॉलेज था, तो मैंने बैडमिंटन को अपना हॉबी बना लिया था और क्रिकेट को भी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फ़ायदा होता है उस सब चीज़ से। तो और ज़्यादा चिल ही रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है बस। सब फिर बेस्ट ऑफ लक आप सबको। तो उन्होंने सिंपल तरीके से बताया दैट ही गॉट एसोसिएटेड इन जुलाई 22 मेंस के साथ। इन बिटवीन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ जो भी तैयारी की हो प्रीलिम्स के हिसाब से, और जो मेन चीज़ है टेस्ट सीरीज़ सब जगह पर होती हैं, सब अपनी तरीके से बेस्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को जांचने का तरीका वही है। कल आप ही में से किसी की स्लिप आई थी कि सर उसको अक्टूबर में कर दीजिए जो एंड नवंबर में है, तो मैंने ही आज तय करके उनको बताया कि कम से कम कि जो आपका जैसे ही दशहरा हॉलीडे ख़त्म हो तो कम से कम 1 नवंबर से हम लोग टेस्ट सीरीज़ करें, ताकि प्री के लिए अच्छे से रिवीजन हो पाए। जैसा बताया है अमन ने या बाकी लोगों ने कि टेस्ट सीरीज़ से बेनिफिट होता है। बाकी आपका पेपर यदि थोड़ा बहुत सिलेबस बचा भी हुआ है तो टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में आप मेहनत से पढ़ लेंगे ना, उसको ध्यान रखिए। बेटा आप बताइए। मैं यदि अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। ये मेरा ओवरऑल 5वां अटैम्प्ट था, इकट्ठे करते जाओ। और 5 अटैम्प्ट्स में मैंने हर बार 5 बार मेंस लिखा है, और उसमें से ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। पिछले बार मेरी रैंक 115 थी और मैं 4 नंबर से पोस्ट लेने से रह गया था। फिर फाइनली इस बार 82 रैंक से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। वो 2 इंटरव्यू के पिछले का जो 2 मेंस था उसमें भी मैं काफ़ी कम अंकों से कट ऑफ क्लियर करने से रह गया था, लेकिन मन में था कि करने ही है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप असफल हो रहे हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं यदि फेल हो रहा हूँ तो मैं किस सेक्शन में फ़ेल हो रहा हूँ और मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है। हेलो एवरीवन। मेरी जर्नी की बात करें तो मैं 2019 में मैंने यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस की कोचिंग ली थी दिल्ली आईएएस से ही,
और उस टाइम पे सर बोलते थे कि मेंस और प्रीलिम्स साथ में करो, लेकिन मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की क्लास पहले ज्वाइन की थी। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी मैनेज किया जा सकता है, तो मैंने 6 मंथ के ड्यूरेशन के बाद मेंस भी साथ में ज्वाइन कर लिया था। और फिर मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही चली है। उस टाइम पे मेरा ये भी बेनिफिट हुआ था कि मैं उस टाइम पे एलिजिबल नहीं थी, मतलब अंडर एज थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं उन दोनों को साथ में मैनेज करके और अच्छे से आगे कर सकूं। और फिर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब उतना अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि उसी टाइम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था। और फिर ऐसे ही चला। फिर एक बार तो मेरा सी सेट क्लियर नहीं हुआ नेक्स्ट अटैम्प्ट पे। मतलब अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि उसको भी साथ में करना बहुत ज़रूरी है, जिस हिसाब से अभी सी सेट का पेपर आ रहा है। और मैथ्स के क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं बनते, चाहे आप कितना भी अच्छा मैथ्स क्यों ना हो। तो ज़्यादा फोकस रीजनिंग और हिंदी लैंग्वेज काफ़ी बेनिफिट करता है अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो। और फिर साथ ही साथ मेरा ये था कि मेरा सिर्फ प्रीलिम्स अटक रहा था, और मेरा जब भी प्रीलिम्स होगा तो मैं मेंस मेरा अच्छे से प्रिपेयर रहे। तो मैंने इस बीच में मेंस के नोट्स बनाए, मेंस के जो भी सिलेबस है उसके एक एक वर्ड्स उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे, और वही मुझे बेनिफिट किया अपने इस अटैम्प्ट पे। और मेरा फिर मेंस जैसे ही हुआ, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैंने एक ही अटैम्प्ट में पूरा क्लियर किया है, और इस बार मुझे नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है। देखो, हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि देर आर पीपल जिन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत की, ज़्यादा मेहनत की। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। जैसे 3 इंटरव्यू दिए, 4 इंटरव्यू दिए, बट देर आर पीपल जो यंग एज में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप कोई जनरलाइज पैटर्न नहीं बना सकते कि आपको कई बार देना पड़ेगा तभी होगा, या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। हर किसी की अप्रोच होती है। लाइक दीज 2 पीपल, मेरे ख्याल से इन्होंने 1-2 अटेम्प्ट ही दिए, 19 में शुरू किया, 2 साल तैयारी के होंगे और 2 अटेम्प्ट देकर इनका सिलेक्शन हो गया। तो देयर आर पीपल जिनका जल्दी कम एज में भी हो रहा है, देयर आर पीपल जिनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। वो पेपर पे भी डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच पे भी डिपेंड करता है। आप किसी एक तरीके को मानकर मत चलिए कि या तो लोग मान लेते हैं कि बहुत घिसना पड़ेगा, या मान लेते हैं कि नहीं ऐसे ही हो जाता है। दोनों बातें सही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइए सवाल लाइए। अमन भैया, तुम लोगों का रिलेशनशिप का बड़ा मामला है। लो भाई बताओ, मतलब जहान सच बताना तुम। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड बहुत साथ भी देते हैं। घर भी जाएगा ये। नहीं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं बहुत अच्छे, मतलब आप स्पीचलेस। हाँ, मतलब थे इस सब में। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा रिलेशन में अच्छे फ्रेंड हैं, साथ रहते हैं। केवल गर्ल्स नहीं, बॉयज़ भी हैं साथ में, अच्छे फ्रेंड हैं। जैसे वो बहुत हेल्प की थी मेरे को इंटरव्यू टाइम में और मेंस टाइम में। नोट्स बनाता था, और इंटरव्यू मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। उस समय अपना हॉबी तैयार कर रहा था कि ये मैं हॉबी बोलूँगा। तो डेली का उस समय जो अनाउंसमेंट हो रहा था गवर्नमेंट ने जो कर रहा था, तो एक एक चीज़ मेरे को स्टेट का प्लस सेंटर का न्यूज़ देता था। प्लस एक आकाश मोटू भाई को बोलता था, तो बोलता हूँ उसको, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। लोग रात में डिस्कस करते थे मेरे साथ। तो सबका एक बहुत अच्छा रहा है मेरे लाइफ में, तो हमेशा साथ रहें। यही है। थैंक यू। आपकी समस्या उनसे सॉल्व नहीं होगी। आपकी समस्या तब सॉल्व होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सही में रिलेशनशिप में था सिलेक्ट हो जाए। और मैंने कहा ऐसा खोजना बड़ा मुश्किल है ना। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा दूर रह लो, बाद में जितने बनाने हैं बना लेना। तो अभी तो दूर ही रहो, है ना। ये रिवीजन के बारे में आप कुछ बता दीजिए, आप इस बारे में बता दीजिए। लाइए मुझे।
आप बता दीजिए। हेलो। मेरे पास जो क्वेश्चन आया है इसमें लिखा है कि आगे का पढ़ते रहते हैं तो पीछे वाला भूल गए हैं लगता है, बार बार रिवीजन करने पर भी कुछ याद नहीं आता तो क्या करें। ठीक है, तो है सिलेबस तो बहुत वास्ट है, सबको पता है कि हाँ जितना भी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो हमारा माइंड होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि हम चीज़ें पूरा भूल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो ब्लर हो जाती है, और अगर आप फिर से पढ़ते हैं तो फिर से वो चीज़ें याद आने लगती है। और बाकी रिवीजन का तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वीकली रिवाइज वाला जो सिस्टम होता है, जैसे कि आपने 4 दिन हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, मतलब एक दिन हिस्ट्री पढ़ा है या एक दिन कोई और सब्जेक्ट 4 दिन पढ़ा है, तो हो सके तो वीक के जो लास्ट डेज होते हैं उसमें एक बार सिर्फ पलट लो, क्योंकि आप सिर्फ पलट भी लेते हो तो वो आपके माइंड में जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो आगे जो पढ़ना है वो, और फिर वो जब कंप्लीट हो जाए तो उसको भी एक बार देख लो ऊपर ऊपर से कि क्या पढ़े थे हमने। और इसके अलावा अगर चाहते हो तो लिख के देख सको मेंस के लिए। मैं मेंस के लिए बोलूँगी कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि क्या मैं भूल रही हूँ क्या, तो मेरा यही स्ट्रैटेजी होता था कि जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा है तो उसके जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं निकाल के एक बार लिख लूँ। अगर मैं लिख लेती थी तो फिर मैं नहीं भूलती थी, तो जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे उतना आपके माइंड में बैठेगा और वो आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम्स में। आप बताएंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है उस पर है कि कोचिंग के साथ आंसर राइटिंग कैसे करें। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप एकदम स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग नहीं ना करें। आपका यदि एक भी सब्जेक्ट यदि कंप्लीट हो गया है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने फ़िलासफ़ी पढ़ लिया है, तो आप फ़िलासफ़ी का कोचिंग आपका यहाँ पे हो चुका है क्लास में, तो आप उस सब्जेक्ट का जैसे कि डेली आइज के जो नोट्स रहते हैं उसके पीछे भी अभ्यास क्वेश्चन दिए होते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेते जाइए, और आप जितना पढ़ रहे हैं मतलब जो कोचिंग में पढ़ा है वो आप रिवाइज करते ही होंगे, तो उसका एक एक टॉपिक के हिसाब से आप आंसर राइटिंग करते रहिए। आंसर राइटिंग से आप बच नहीं सकते हैं, बिना आंसर राइटिंग के मेंस क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो इसको आप कोचिंग के साथ साथ ही आंसर राइटिंग अपने स्तर पे क्वेश्चन बना के या फिर 3 या 4 का ग्रुप बना के उसमें खुद से क्वेश्चन करके आप बिल्कुल आंसर राइटिंग कर सकते हैं कोचिंग के साथ। अमन। मेरा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग टाइम में आपने स्टार्ट किया था ऐसा, तो इंजीनियरिंग टाइम में मैं जब स्टार्टिंग डेज में था सेकेंड ईयर में, तो उस समय मैं एक फॉर्मूला कार के इवेंट में था, तो हमने एक फॉर्मूला कार बनाया था और उसको कोयम्बटूर कारी मोटर स्पीडवे वहाँ रिप्रेजेंट किया था। उस समय एज सच इस साइड कोई टिल्ट नहीं था मेरा गवर्नमेंट सर्विस को लेके। फिर मेरे इंस्पिरेशन थे एस आर शंकरन जी, तो उनको मैंने काफ़ी उनको फॉलो किया। प्लस उसी टाइम में पैरेलली मेरी दीदी का भी 2014 में सिलेक्शन हुआ था, 15th रैंक था उसका, तो उससे भी काफ़ी गाइडेंस, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला था। मैंने कॉलेज के बाद जॉब भी किया था, फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया था। फिर मैं सेंट्रल का तैयारी कर रहा था, जैसे मैंने बताया। थोड़ा बहुत आपका रहता है कि हाँ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आप छोड़ दो, ताकि आप एक बैकअप बना रहे कि आप बाद में उस चीज़ को कर सकते हो अगर इधर कुछ नहीं हुआ, या थोड़ा डाउट तो रहता ही है थोड़ा बहुत, तो था कि एक एक्सपीरियंस रहेगा तो आप आगे किसी चीज़ को उस पर जा सकते हो। एज अ प्लान भी तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आप जा सकते हो उस चीज़ पे। तो उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया था। फिर 2021 में अक्टूबर में हुआ था जो यूपीएससी का अटैम्प्ट हुआ था, वो मैंने दिया था, बट मेरा उसमें नहीं हो पाया था। फिर मैंने स्टेट पीसीएस जो पहली बार दिया था 2022 फेब, उसका दिया था 1-2 महीना प्रिपेयर करके। उसमें मेरा भी नहीं हुआ प्रीलिम्स, क्योंकि आप एक जगह पे फोकस रहो तो ज़्यादा बेटर होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप 2 महीने स्विच करके आप इसको पढ़ो, फिर आप 2 महीने में आप फिर से यूपीएससी दो, तो नहीं होता है। तो 1 साल मैंने कंप्लीट फिर सीजीपीएससी को दिया। मैंने स्टेट का पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गया। सर से काफ़ी गाइडेंस, सर को कांटेक्ट में था। सर ने मेरे को सेंट्रल लेवल का भी बहुत सारी चीज़ गाइड की मेरे को, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हुआ, और थोड़ा लग भी रहता है कि प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू भी हो ही गया था इस पर। तो बस यही है, बस स्टार्ट हुआ। थैंक यू। आप बताइए।
मेरा क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए? सभी इम्पॉर्टेंट लगते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। और आपका कौन सा मीडियम रहा है? मैंने पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से की है, और इंग्लिश मीडियम के वैसे भी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी तो सर ने UHR पब्लिकेशंस की जो बुक लाई है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो मैं बोलूँगी कि उसको फॉलो कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए? तो देखो, जब भी फर्स्ट नोट्स बनाते हो तो मेरे को नहीं लगता कि वो शॉर्ट आप डायरेक्ट बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स कभी भी एक बार में नहीं बनता है। आप पहले सिलेबस देखो और उसको नोट्स बनाओ। मेरा ये है, जैसे कि आपको जो नए सब्जेक्ट्स है, चाहे इंग्लिश मीडियम वालों को फ़िलासफ़ी में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसकी कोई भी एक भी बुक अच्छी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आप पहले वो टॉपिक देखो और उसके नोट्स बनाओ, और फिर उसमें कट करते जाओ। जहाँ जहाँ पे आपको क्वेश्चंस जब आप देखोगे समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है, क्या मैंने इनवैलिड अपने नोट्स में डाला हुआ है, तो वो सब आप कट 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 करते हुए फिर लास्ट में मेंस तक आपके एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स वही शॉर्ट नोट्स है। हाँ, इंग्लिश मीडियम से होते हुए कैसे हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज प्रिपेयर करें, तो जो मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में। 2022 का जो प्रीलिम्स था, मैं CSET की वैसे ही नहीं निकला था जब मैं बाद में रिज़ल्ट देखा था। तो क्योंकि मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड था, मैं बोला मैथ्स में बना लूँगा, लेकिन मैथ्स काफ़ी टफ आ रहा था उस समय। और फिर मेरा हिंदी छत्तीसगढ़ी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, मेरा नहीं क्लियर हुआ था। हिंदी छत्तीसगढ़ी काफ़ी, क्योंकि हिंदी का फोकस भी आपका वेटेज भी आपका 100 नंबर्स है मेंस में भी, तो आपको स्टार्टिंग से ही आप जो भी बेसिक बुक है, चाहे आप यहाँ से आप जो भी इंस्टीट्यूट की होती है या जो विनय कुमार पाठक की सब रिकमेंड करते हैं, तो उनको आप पढ़िए। प्लस एक पब्लिकेशन की होती है जिससे मैंने पर्यायवाची ऐसा पढ़ा था, तो काफ़ी बेनिफिट करता है। छत्तीसगढ़ी तो मेरा भी उतना अच्छा नहीं था, बट मैंने था कि जो फर्स्ट पेपर होगा 200 नंबर का, तो इंग्लिश पोर्शन है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मीडियम है तो आप ऐसा अटैम्प्ट कीजिए कि 50 में आपको 40-45 तक मिल ही जाए। इतना आप अच्छे से उस चीज़ को, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। हिंदी आप इजीली कर सकते हैं, आप किसी भी मीडियम के हैं। छत्तीसगढ़ी अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपका काफ़ी उसका स्पीकिंग हर चीज़ रहेगा। मेरा उतना अच्छा छत्तीसगढ़ी नहीं था क्योंकि मैं कभी मतलब स्टार्टिंग में भी मैं यहाँ DPS बिलासपुर में, फिर रिसाली में, तो वो मेरे को नहीं मिल पाया था कि मैं छत्तीसगढ़ी में कांटेक्ट कर मतलब बात कर पाऊँ या कुछ भी। फिर इंजीनियरिंग भी बाहर से हुआ था देहरादून से, तो मेरा छत्तीसगढ़ी वीक था, तो मैंने उस पर थोड़ा जो ग्रामर पोर्शन पे फोकस किया था। थोड़ा बहुत आप वर्ड्स देख सकते हैं, आप डेली कुछ कुछ पढ़ सकते हैं कि आप एक ही पेज पढ़ लिए, चाहे आप किस दिन एनिमल का देख लिए, बस ऐसे ही, ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं, बहुत नॉर्मली आप एक दिन देख लिए, कोई ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना ही नहीं है। करेंगे तो आप खुद को बर्डन होगा, नेक्स्ट डे हेडेक होगा, कुछ नहीं होगा, फिर इससे बहुत दिक्कत होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आप इसको छत्तीसगढ़ी या हिंदी को आप कवर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस आंसर राइटिंग विदाउट एनी ग्रुप। तो मेंस आंसर राइटिंग आप अकेले भी कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें भी आपको पूरा पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। खास करके आप 2016 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी 2019 से पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो 2019, 20, 21, 22 इसके जो मेन जो 7 पेपर होता है मेंस में, वो पूरा 7 पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और आपने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया है और जिस टॉपिक का आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं खुद से, तो उसके आप फिर 2 मार्कर, 4 मार्कर, 8 मार्कर और 10 और 15 मार्कर क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। जैसे कि 2 मार्कर क्वेश्चन जो होता है काफ़ी फैक्चुअल होता है, 15 मार्कर में आपको एनालिटिकल लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप खुद से भी क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख के मतलब उसका भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं खुद से। हो गया बताओ? हाँ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयारी रूम से की थी या फिर लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लाइब्रेरी से तैयारी की थी। स्टार्टिंग में मैं रूम पे ही पढ़ता था, उसके बाद जो मैंने तैयारी की वो लाइब्रेरी से की। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लाइब्रेरी जाके ही पढ़ सकते हैं।
यदि आप कंसंट्रेटेड हैं और आपके रूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप लाइब्रेरी अवॉइड भी कर सकते हैं, रूम पे आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि लाइब्रेरी से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता ही है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन है कि हम तीनों से जानना है यही कि 4-5 साल लग जाता है, सब बोलते हैं कि एस्पायरेंट को तैयारी करने में, तो मेरा सवाल है कि 2-3 साल में क्लियर नहीं हो सकता क्या, और अगर होगा तो कैसे, ये बताइए। तो मेरा है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ही लगेंगे या 2 साल लगेंगे या 3 साल, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कैसे किसी टॉपिक को स्टडी किया है और कितना आपने जल्दी कैच किया है और उसको समझा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आई थी तो मेरा बिल्कुल भी तैयारी नहीं था। इवन मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं। तो ये था मेरे साथ कि उस टाइम पे मेरे बहुत ही एकदम कॉमन नॉलेज था मेरे को, और धीरे धीरे मैंने कैच किया जो भी क्लासेस में समझाए गए, मैंने अच्छे से उसको कोशिश करी कि मैं जल्दी कैच करूं और बाकी उसको सब्जेक्ट को रिवाइज़ करूं। और जैसे प्रीलिम्स और मेंस आप साथ में कर लेते हो तो आपको ये चीज़ बेनिफिट होता है कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और फिर आप दोनों में से देख सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मेंस में कुछ कुछ ही नए सब्जेक्ट्स हैं और बाकी पढ़ना तो वही है, हिस्ट्री है, कॉन्स्ट्री है, जो जो मेन कॉमन है। तो आप सबको अच्छे से पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ और आगे मतलब अपना उसी बेसिस पे तैयारी करो। तो 5 साल नहीं लगेंगे अगर आपने जल्दी सब चीज़ें कवर कर ली है। कोचिंग के पीरियड को जो है वो थोड़े कम कर दिया है, क्योंकि प्रीलिम्स पहले करो फिर मेंस करो तो आधा तो कोचिंग में ही 2 साल लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप अपना सेल्फ करना चाहोगे तो 1-2 साल अटेम्प्ट, अगर कुछ ख़राब हो गया या कुछ लक ख़राब हुआ तो 1-2 साल ऐसे ही लग जाता है। तो 5 साल कॉमन है, सबको लगता है, और अगर आपने अच्छे से किया है तो वो जल्दी भी हो सकता है 2-3 सालों में। बायो बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सी सेट नहीं निकल रहा है कि सी सेट के लिए। तो साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपको फ़ायदा होगा, मेंस में ही फ़ायदा होगा। प्रीलिम्स में भी बायो से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा होगा, साइंस टेक में भी होगा। सी सेट के लिए आपको थोड़ा मैथ्स का कहीं से भी आप जहाँ से भी कर रहे हो, यहाँ से आप कर रहे हैं, सर का लेक्चर ले रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए। आप प्रीवियस ईयर को देखिए मेनली, तभी आप क्वेश्चन भी बनाइए। प्रीवियस ईयर में कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें टाइम वेस्ट होते हैं, तो उस पर अगर आप फंस गए तो आपका सी सेट 2 घंटे का है, काफ़ी टाइम आप उस जगह वेस्ट कर देंगे, तो नहीं दिक्कत होगा फिर आपको प्रीलिम्स में, क्योंकि सी सेट भी क्वालिफाइंग और टफ़ हो गया है 2 साल से। तो वही डेली आप अपना हिंदी छत्तीसगढ़ी कोई क्वेश्चन आपका है अच्छा तो आप हिंदी में फोकस कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में आप सॉल्व करके आप उसको निकाल सकते हैं। बट वही है, साइंस है, मैथ्स है, तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इनफैक्ट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको वो पोर्शन जो भी आपका वीक है, रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग होगा, आप बायो से हैं तो आप रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं, रीजनिंग पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथ्स के आप सिलेक्टेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको प्रीवियस ईयर का देख के 2-3 साल का कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप देख के सॉल्व कीजिए, तो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू करंट अफेयर्स एंड व्हाट आर द गुड सोर्सेज फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर आपको मिस नहीं करना चाहिए। खास करके प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है न्यूज़पेपर। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए और करंट अफेयर्स की अपनी एक कॉपी रखिए, उसमें आप मतलब उसको लिखते जाइए जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, और फिर लास्ट में आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मंथली मैगजीन में दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण, जो मैं पर्सनली फॉलो करता था, वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो आपको लास्ट में एसे के टाइम भी काफ़ी हेल्प करेगा। और मेंस के करंट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कॉपी में ही 7 पेपर है, तो 1 और 2 में तो उतना नहीं लगता, लेकिन 3 से 7 तक का 5 अलग अलग सेक्शन बना लीजिए कॉपी में। और डेली यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर लास्ट में मंथ में मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को रिलेट कीजिए कि ये वाली चीज़ मैं किस में डाल सकता हूँ। जैसे कि
एग्जाम्पल के लिए अभी सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का जो 3 जगह प्लांट खोला था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आप पेपर 6 में रिन्यूएबल एनर्जी में डाल सकते हैं। तो ऐसे आपके पास यदि 5 सेक्शंस होंगे अलग अलग पेपर के, तो उन सेक्शंस में इनको अलग से उसी दिन लिखते लिखते जाइए। लास्ट पे आप देखिएगा कि आपका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा और करंट अफेयर्स से आंसर राइटिंग में मार्क्स बढ़ते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा जो अभी करंट अफेयर को था। तो करंट अफेयर में मैं ऐसा ज़्यादा नोट्स ऐसा नहीं बनाता था। जो मेरे को लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे किसी का स्ट्रेंथ होता है कि वो बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, और वो अगर एंड ऑफ द डे मैं भी पहले एक बार ट्राई कर रहा था कि मैं बना लूँ, बट मैं उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पा रहा था, और मैं अगर एग्ज़ाम टाइम में उसको रिवाइज़ नहीं कर पाऊँ तो मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई वो बहुत टाइम वेस्ट होता है। उतने में आप स्टैटिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंस को भी देख सकते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं जो आप ऑलरेडी करंट अफेयर में बना रहे हैं, तो वो उतना मेहनत कर ही रहे हैं। आप न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बहुत अच्छी हैबिट है। न्यूज़पेपर देख के आप एक ओवरव्यू रखिए कि हाँ ये चीज़ हुआ है, कुछ आपको लगे तो आप जॉट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये पॉइंट है। बाकी आप करंट अफेयर मैगज़ीन अगर नहीं बना रहे नोट्स, तो आपको मैगज़ीन बहुत एकदम रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा कि आपसे कुछ मिस आउट नहीं हो। और एंड में आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, बजट, ये सब के भी आपके बहुत सारे डेटा, ये सब आपको देखना पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप नहीं नोट कर पाते हैं। तो ये बेनिफिशियल होगा। अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं बना रहे हैं, उस समय आप स्टैटिक का कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं स्टैटिक पे उस समय कर रहा था, काफ़ी पोर्शन हो गया था कम टाइम पे, तो मैं मैगज़ीन को ही फॉलो कर रहा था और उससे मैं कंप्लीट कर रहा था। थैंक यू। मेरे से क्वेश्चन है स्टडी रूटीन और मैक्सिमम आवर्स कितने पढ़ने चाहिए और शायद स्लीपिंग शेड्यूल। इसको आंसर करने से पहले मैं भी एक करंट अफेयर्स के लिए अपना जो स्ट्रैटेजी था वो शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मेरा जो 2 अटेम्प्ट था उसमें मैंने उतना ज़्यादा करंट पे फोकस नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने करंट पे भी साथ ही साथ फोकस किया था। तो जैसे कि सर एक बोल रहे थे कि मतलब नोट्स बना सकते हो, और दूसरे बोला कि नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। मेरा ये है कि अगर आप देखो नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसमें डाउट तो नहीं है कि नोट्स में बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप एकदम छोड़ देते हो तो फिर मतलब वो चीज़ें याद नहीं आती है। मेरे को तो पर्सनली नहीं आती थी, तो मैंने उसको गूगल ड्राइव पे मेंटेन किया था, या फिर आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। जैसे किसी के पास मतलब किसी को उतना अच्छे से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लो, और मैंने मतलब फ़ोन पे ही फ़ोल्डर बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पेपर वाइज। 1 2 में तो ज़्यादा रहता नहीं है, 2 में सिर्फ ऐसे स्टफ्स रहते हैं। 3 to 7 मैंने ऐसा किया था कि मैं जो भी पढ़ती थी, चाहे वो न्यूज़ हो, मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़ ऐप से ही पढ़ा है, तो मुझे लगता था कि हाँ ये 3 से रिलेटेड हो सकता है, तो मैंने वो वहाँ पे सेव किया और मैंने वो 3 वाले फ़ोल्डर पे डाल दिया। वैसे ही मैंने 3 to 7 पूरा किया था कि मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे को लगता था कि ये वाला उस चीज़ पे आ सकता है, चाहे यूट्यूब में वीडियो देखते टाइम या फिर टेलीग्राम में अगर मैं कुछ पढ़ती थी, जो भी न्यूज़ में आते थे, या टेलीग्राम में अगर कोई सर डालते थे कि ये मेरा वहाँ पे मेंस में इस पेपर पे यूज़ होता है, तो उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके बस वो अपना उस फोल्डर पे डाल दिया। और जब मैं नोट्स या फिर कुछ पढ़ती थी अपना, जैसे कि मेरे को जो भी टॉपिक पढ़ना होता था, तो फिर मुझे वो ये चीज़ें याद आती थी कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो वो तुरंत आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। जैसे कि योजना से रिलेटेड इस बार बहुत ज़्यादा मतलब थे भी क्वेश्चन, जैसे आप देखोगे, तो मैंने ऐसा ही किया था कि मतलब स्क्रीनशॉट ले के सब रखा था, और फिर जब मैं योजना पढ़ रही थी तो मैंने जो कुछ डेटा या फिर गवर्नमेंट जो इम्प्रूव करी है या फिर कुछ अपने बजट में प्रावधान किया, तो मैंने वहीं पे उसको नोट कर लिया था। तो लास्ट टाइम में वो रिवाइज भी अच्छे से हो गया था और मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, नोट्स भी नहीं बनाना पड़ा था, और ना ही मतलब एकदम ज़्यादा कुछ ढूंढ के मैगजीन्स पढ़ के मेरे को उतना सर्च नहीं करना पड़ा था। तो ये मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरा है कि स्टडी रूटीन देखो, अभी क्लासेस जैसे आप लोगों की चल रही है, अगर आपने कोई प्री कम मेंस किया है तो ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो मेरा ऐसा था कि जब मैंने प्री और मेंस साथ किया था तो मैंने दोनों मॉर्निंग बैच लिया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मॉर्निंग और इवनिंग अलग अलग लूँगी तो पूरा दिन चला जाएगा, तो एक ही बार बैठ जाओ मॉर्निंग से लेके थोड़ा सा आफ्टरनून तक। थोड़ा सा होता है हेक्टिक लेकिन मैनेज हो जाता है।
फिर उसके बाद आप आओ और आके जो भी सर लोग बता रहे हैं उसको नोट डाउन करो, मतलब और रिवाइज़ करो। मैं उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि इस क्लास में तो ऑलरेडी नोट्स बनवा रहे हैं और इसके अलावा मेरे पास बुक मटेरियल्स भी है, तो मैं ज़्यादा पढ़ती थी, रिवाइज़ करती थी और नेक्स्ट जो भी सर पढ़ाने वाले हैं क्लास में, मैं वो थोड़ा बहुत देख के आती थी। ठीक है। और अगर मान लो कि अगर आपका क्लासेस हो गया है और उसके बाद आपके एक आध अटैम्प्ट्स नहीं हुए हैं और आपके पास टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपने कोचिंग से सीखा है उसको कॉम्प्रिहेंसिव करो, क्योंकि थोड़े से लेंदी हो जाते हैं नोट्स, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव करते जाओ और फिर अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं तो लास्ट में वही आपका काम आता है। और मैक्सिमम आवर्स वो आपके स्टेमिना के ऊपर है कि कितना देर आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने दोनों भी साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 4 आवर्स 5 आवर्स मिलेंगे। और अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे होंगे उनके लिए बोल रही हूँ, तो उन लोग चाहे तो 8 आवर्स तक कर सकते हैं अभी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे, एग्ज़ाम्स में तो थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं मेहनत, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता है, एग्ज़ाम्स देना है। स्लीपिंग शेड्यूल तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। इवन मैंने मेंस एग्ज़ाम्स में भी अपना स्लीपिंग तो नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरे को जब भी अगर मैं हाफ अपना मतलब सोने वाला कम करती थी तो मेरे को थोड़ा सा माइंड मेरे को लगता था कि मेरा थोड़ा कम काम कर रहा है। एक बार मेरा हो गया था वैसे प्रीलिम्स टाइम पे, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो, अच्छे से सो। जैसे कि किसी को 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी की 8 घंटे में हो जाती है, तो आप लो अच्छे से नींद लो, कंप्लीट करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो और बाकी सब अच्छा ही होगा। थैंक यू। पेपर 4 में स्ट्रेटजी, पेपर 4 में मेरे भी इसमें साइंस बैकग्राउंड से था तो मेरे को काफ़ी इसमें बेनिफिट हुआ था। मैं इसमें DIA की जो मेंस की बुक है, जो साइंस के इंग्लिश मीडियम में भी है, किस में भी हिंदी मीडियम में भी, उससे काफ़ी क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेक्शन वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सेक्शन वाइज है, काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। काफ़ी मैंने उससे किया था, बार बार रिवाइज़ किया था। साइंस पोर्शन आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस पर बेस पे आप साइंस एंड टेक को थोड़ा बहुत और आप एक्स्ट्रा कहीं से देख के कुछ जो टॉपिक आ रहे हैं उस चीज़ को पढ़ के क्लासेस करके उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है पेपर 4। पेपर 4 मेरा भी 148 के राउंड आया था मेरा नंबर, तो उससे मतलब मैं भी अपना सोचा था कि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है तो शायद मेरा दूसरे सब्जेक्ट में कम हो जाए, बट जो मेरा फोकस एरिया है मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं मैथ्स पे वेटेज का मैं 50 है, बट उस पर फोकस करूँ और उस पर ज़्यादा नंबर लाऊं, तो मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेच करूं तो मैं शायद थोड़ा आगे हो जाऊं कंपटीशन में, इसलिए। और मेंस के लिए मैंने बुक फॉलो की थी, DIA की बुक फॉलो की थी मेंस पेपर 4 के लिए, साइंस के लिए। और साइंस एंड टेक के लिए भी आप सर के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे सर ने बताया था, उसको अगर आप देख लिए हैं तो मैंने वही देखा था, वो पोर्शन मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच कंप्लीट होने से पहले सिलेबस कैसे कवर किया? बैच जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ जब आया तो मेरा काफ़ी पोर्शन बचा हुआ था। मैं 2-2 क्लास कर रहा था, मॉर्निंग कर रहा था, मॉर्निंग मेंस भी कर रहा था, इवनिंग मेंस भी कर रहा था। ना बोलो, इन लोग मेरी जान खा जाएंगे सारे। नहीं, आप एक ही में कीजिए, ऐसा नहीं है। उस समय मतलब कुछ सेक्शन के लिए, कुछ पार्ट के लिए, जैसे फ़िलासफ़ी चल रहा था, फ़िलासफ़ी मेंस में था, तो मैंने सर से उस समय बात करके एक आध लेक्चर के मतलब एक सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला था कि मैं दोनों में करके मैं वो कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट किया था। बाकी एक पे ही और फिर टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने बताया उस चीज़ को आप फॉलो करोगे, क्योंकि एक सेट हो जाता है कि इस डेट पे एग्ज़ाम है, चाहे वो एंशिएंट का हो, मेडिवल का हो या कभी हिस्ट्री का हो, अगर पूरा सेक्शन वाइज है तो अगर मेरे को इतने डेट पे कंप्लीट करना है तो मैं एक बार भी ऊपर से रीडिंग कर लिया तो मेरा वो पोर्शन रहेगा, मैं कंप्लीट कर लूँगा उस चीज़ को। अगर आप एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे प्री में, बट आप एलिमिनेट, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है हर टॉपिक के बारे में तो आप एलिमिनेट करके बहुत सारा आप आगे बढ़ सकते हैं, तो एलिमिनेशन में बहुत फ़ायदा होगा। और जब आप बहुत सारा टॉपिक कवर किए रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं मटेरियल ये XYZ, ऐसा नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हैं आप उसको बार बार फॉलो कीजिए, ताकि अगर उस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आए, जो सेक्शन से आप पढ़े हैं, तो वो स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो फिर
आगे वाले पोर्शन में, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सेक्शन छूट रहा है तो आगे आपको कट ऑफ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ऐसा पढ़िए कि वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। और साथ ही साथ आप मेंस के लिए कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, जो केवल मेंस में है, प्री में नहीं है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा पहले ख़त्म करने के सितंबर अक्टूबर तक ख़त्म करने का ट्राई करें। भले 1 घंटा दे के 2 घंटा दे के, कभी भी वो आपको पता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को कंप्लीट करें। और नवंबर से किसी भी हाल में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, इंडियन सेक्शन, छत्तीसगढ़ सेक्शन, करंट अफेयर बहुत होता है, तो किसी भी हाल में अगर पॉसिबल हो तो अक्टूबर मिड से, वरना नवंबर से मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। और केवल उस समय टेस्ट सीरीज़ दे रहा था मैं, दिसंबर लास्ट तक, जनवरी भी मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था। तो उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आपको उसमें रैंक आ रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो और आपको मोटिवेशन भी मिलता है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको रहता है कि हाँ, यहाँ इस जगह पे मैं लैग कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं थोड़ा टाइमिंग आवर बढ़ा सकता हूँ, तो पढ़ लूँ। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। Those who qualify in prelims ना, and if they ask कि सर मेरा प्री हो गया है और मुझे जल्दी पढ़ना है, तो वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी कि आप कैसे जल्दी कोर्स कर सकते हैं, लाइक ही सेड। बट जैसे भाई आपका नॉर्मल बैच चल रहा है और आपको लगा कि नहीं आपको मेंस आने वाला है, और यदि वो बच्चा इतना कैपेबल है कि वो 6 घंटे 8 घंटे करे, तो हम कई तरीके हैं जिनसे हम चाहते हैं कि कोर्स पूरा हो जाए। लेकिन आप खुद से स्ट्रैटेजी बनाकर रखें तो अच्छा है, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया है तो आपको पता है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा और उसमें कुछ जुड़ेगा ही, कम तो होगा नहीं सिलेबस में, है ना। आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, डज ग्रुप स्टडीज़ नेसेसरी? ग्रुप स्टडी नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन यदि आपका ग्रुप बन जाता है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन ग्रुप स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जो मेरे को लगता है। पहला तो है ग्रुप का साइज़। ग्रुप का साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप ग्रुप बना रहे हैं, मैक्सिमम 3 to 4 आप रखिए। और जिन भी लोगों के साथ यदि आप ग्रुप बना रहे हैं तो उनके साथ आपकी वाइब्स मैच होनी चाहिए, मतलब एक जो लेवल होता है वो आप सेम लेवल पे होने चाहिए, तो ग्रुप स्टडी का फ़ायदा होता है। इससे मतलब ग्रुप स्टडी से काफ़ी फ़ायदा होता है। आंसर राइटिंग आप सामने वाले से चेक करा सकते हैं, और जब 3-4 लोग रहते हैं तो आपको 3-4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको जब भी मेंटली आप लो फील करते हैं तो उसमें भी आपको ग्रुप स्टडी से फ़ायदा होता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब तो हमने आपको दिया हुआ है कि 9th रैंक पे डीएसपी मिल जाता है, डीईओ क्यों लिया। आप ये समझिए, एओ डीईओ ये ज़्यादा रैंक पे मिलता है, डीएसपी पीछे की रैंक पे भी मिल जाता है, जो ये लोग शायद ज़्यादा बेहतर बताएं। और डीईओ इज़ फार सुपीरियर पोस्ट एज़ कम्पेयर टू डीएसपी। हम लोगों को पता बस डीएसपी डीसी है, इसलिए बात है। आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, इसमें मेरे को भी पहले जब पोस्ट आए कि ये आप भर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, तो उतना आइडिया तो नहीं होता कौन सा पोस्ट कैसा है। उस समय सारे नए नए पोस्ट दिखते हैं, तो मैंने कंसल्ट किया था, अपने पेरेंट्स को भी कंसल्ट किया था, फ्रेंड से भी, या जो पहले से पोस्टेड थे उनसे कंसल्ट किया था। उन्होंने बताया कि आप ये पोस्ट कर सकते हो आगे, इसमें ज़्यादा अच्छा है, कम पोस्ट भी आते हैं तो आप इनको आगे रख सकते हो। तो जैसे इस बार भी बस 2 ही पोस्ट था, जनरल 1 पोस्ट था, तो इसलिए मैंने इसको बहुत हमेशा आया भी नहीं था, तो मैंने इसको डीओ को आप पहले रखा था। डीएसपी मैंने मुझे ज्वाइन नहीं करना था, इसलिए मैंने डीएसपी को पीछे रखा था। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आपकी सिस्टर भी डीएसपी बनी थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया था शायद। डीएसपी ज्वाइन नहीं किया था। अब दोनों की फ़ोटो वहाँ बाहर रहेगी, बट अमन की सिस्टर भी हमारे यहाँ से पढ़ी हुई थी और उन्होंने डीएसपी ज्वाइन ना करके फिर अकाउंट ऑफिसर। बट फॉर गर्ल्स इट इज़ नॉर्मल, बॉयज़ जनरली फैसिनेट पुलिस वर्दी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन फैसिनेटेड, नो। तो पोस्ट सारी अच्छी हैं, पहले तो मिल जाए, है ना, फिर चुने। न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा है? दैनिक भास्कर, हरिभूमि। मतलब इस पे सही में बताना है, जो समझ में आए यार वो अच्छा है, जिसमें ऐड कम हो और खबरें ज़्यादा हों उसको पढ़ लिया करो, है ना, जल्दी से। हमारा दोनों समय क्लास रहता है। एक तो हमारा मत बोलो, मेरे को लगता है 5-6 लोग हैं, मेरा बोलो, है ना। सुबह शाम जाके खाना भी बनाना पड़ता है, अरे बाप रे। तो पढ़ाई कैसे मैनेज करें? टिफ़िन लगा लो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, खाने के लिए नहीं। इसका जवाब मैं ही दूंगा।
मुझे याद है कि मैं 3 या 4 साल जब बाहर रहा था दिल्ली में, मैं खाना ही नहीं खाता था, क्योंकि मैं 5 साल में भी ये आदत नहीं बना पाया कि मैं टिफ़िन का खाना खा पाऊँ, लेकिन मरा तो नहीं। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, मैं जेन्युइनली नहीं खाता था क्योंकि मुझसे टिफ़िन नहीं खिलाता था, और कई सालों तक लोगों ने कोशिश की कि मुझे खिलाएं, पर मैं नहीं खा पाया। मैं ज़िंदा रहने के लिए जितना ज़रूर होता था, ऐसे आँख नाक बंद करके ऐसे दाल पी लेता था। प्रोटीन तो गया ना थोड़ा, ख़त्म हो गई बात। जीभ को जब तक ज़िंदा रखोगे ना, तो ये खाना बनाना और ये सारी चीज़ें रहेंगी। ज़िंदा रहने के लिए जितना खाना ज़रूरी है, एक रोटी खा लो, थोड़ा सा चावल खा लो, पढ़ाई के लिए इतना पर्याप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा खाने वाने के चक्कर में मत जाओ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको नहीं लगता है बाहर का खाना अच्छा, उनको नहीं लगता है। पर खाना बनाना इज़ नेवर अ गुड थिंग। मतलब आपको शौक़ है तो अलग बात है, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी। आप लोग खाना बनाते थे कोई? आप मोमेंट में तो आपका घर है यहाँ पे, आप बनाती थी जाके? घर नहीं है मेरा यहाँ पर। हाँ। मेरे को यहाँ पे सीरियस फूड पॉइजनिंग हो गया था टिफ़िन की वजह से, और फिर मैंने कुछ और तरीका अपनाया, जैसे कि कहीं और बेटर तरीके से होटल से मंगा के, बट वो भी सूट नहीं किया। बट मेरे साथ ये था कि मेरी बहन मेरे साथ रहती थी, हम लोग दोनों साथ में क्लासेस लेते थे, तो हम लोग मैनेज कर लेते थे जाके। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, वो एक चीज़ बना लेती थी, मैं एक चीज़ बना लेती थी, और हम लोग एक ही टाइम बनाते थे, 2 टाइम वाला नहीं करते थे। मतलब जैसे कुछ बनाना है तो एक ही टाइम में दोपहर में बना लिया, और रात में केवल, और मेरे साथ ऐसा था कि मैं राइस नहीं खा सकती थी, तो हम लोग का और होता था, तो ज़्यादा हम लोग का डाइट नहीं था, 2 रोटी था, तो हम लोग मिल के बना लेते थे। मतलब आप ये सलाह ले सकते हैं, बट फॉर गर्ल्स इट में बी एप्लीकेबल। बॉयज़ तो पता नहीं कितनी देर में, वो तो ऐसा लगता है कि आज तो मैं भाई बनाऊंगा, तो वो 2 दिन तैयारी करेगा, तीसरे दिन बनाएगा, उसको लगता है आज ही मैं वो कुक वाली शो में जीत जाऊंगा। तो ऐसा सब ठीक नहीं है। मैं है ना, हमारे साथ एक राजू जी रहते थे और बिहार के थे। वो कहते थे, सौरभ जी आज हम आपको बढ़िया सा लिट्टी चोखा खिलाएंगे। मैं समझ जाता था अब ये 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। वो सही में 3 दिन पूरी प्रिपरेशन करते थे। आज यहाँ से लहसुन लाए, कल वहाँ से, उनको शौक़ था। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब यदि बहुत ऐसी स्थिति है जैसा इन्होंने कहा पॉइजनिंग एंड ऑल, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ 1-2 साल थोड़ा कम भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो वैसे भी फिगर 0 चल रहा है, क्या बोलते हो उसको आप, है ना, 0 फिगर वगैरह कुछ लड़कों में भी चल रहा है आजकल। हाँ, ठीक। मेंस के साथ प्री की प्रिपरेशन कैसे करें? डायरेक्ट मेंस ज्वाइन किया हूँ। एक वीडियो आता है मेरा, धोखे से देख लो, इतने सारे आ रहे हैं कि देख नहीं पाते। अंकुरण करके है, उसमें बताया हूँ मैंने मेंस के साथ प्री की प्रिपरेशन कैसे करें। आप लोग शॉर्ट में कुछ बताना चाहेंगे मेंस के साथ प्री के लिए? एनीवन? सर का वीडियो देख सकते हैं, और मैंने भी दोनों साथ में किया है, तो मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा, अगर कि मतलब साथ में कैसे करना है। तो वही है, प्री मेन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि दोनों में सब्जेक्ट अलग चलते हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद जिसने ये क्वेश्चन पूछा है उसके साथ दिक्कत ये होगी कि सब्जेक्ट अलग अलग होगा और वो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, या इस टाइप का कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर ये है कि जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं प्री और मेंस, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है। और अगर मेंस का जैसे कुछ नया ही सब्जेक्ट चल रहा है, चाहे सोशियोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, तो आप वो उस चीज़ को पढ़ें, रिवाइज़ करें, और बाकी तो हो जाता है मैनेज। मैंने तो वही बोला कि मतलब मैंने मॉर्निंग इवनिंग ना लेके दोनों मॉर्निंग में लिया था, तो उससे बहुत टाइम जो है वो बचता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ दिक्कत है तो वो ये कर सकता है। चलिए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सिलेक्ट होने के बाद इस बात को समझा कि इनके गाइडेंस से आप सबको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमें फ़ोन करके बार बार बुलाना नहीं पड़ता है। वो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर यहाँ आते हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपने सिलेक्शन की जर्नी को शेयर करते हैं, और आपको ये विरासत देकर जाते हैं कि कल आप सिलेक्ट हों तो आप भी उसी जिम्मेदारी से यहाँ पर आए और इस परंपरा को जारी रखें। तो इस परंपरा के लिए एक बार तालियां।
और DIA की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम देना चाहेंगे आप सभी को। तीनों की जर्नी जो है यहाँ पर है ना। अमन हो, अंकित हो, काजल हो, सबकी जर्नी आपको मिलेगी। इंटरव्यू क्या होता है, आपके इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, अब आपका मन नहीं होता है देखने के लिए, तो जिसमें आप जिनका भी जर्नी देखना चाहेंगे एक छोटे से इंटरव्यू में आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी कोई ज़रूरत होगी तो आपके प्रश्न इन तक पहुंचा दिए जाएंगे, जवाब तो दे ही देंगे, हमें बता देंगे कि आप और बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो फिर से परंपरा के अनुसार मैं इनको नीचे छोड़कर आता हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो।